वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सीटेट 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। और जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ या एसएसटी जो भी है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो कि है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ठीक है, ये आपकी किताब का 8वां चैप्टर नहीं है बल्कि वीडियो का 8वां चैप्टर है। बेसिकली ये जो हम लाइन वाइज ही कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो प्रॉपर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो कुछ भी इधर से उधर नहीं है। और आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई ही लेती है। और सीबीएसई बेस्ड हमें काम करना है जो कि एनसीईआरटी से ही पढ़ाई होती है सीबीएसई के अंदर। तो जितना अच्छा आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा जो है आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बाकी वीडियोस आपको दिख रही होंगी जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर रहे होंगे। हिस्ट्री की भी, जियोग्राफी की भी, सिविक्स की भी। पिछली बार भी हमने वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने करवाए हैं जिसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से आंसर देने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम तो होता है कि भाई इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, बट हमें आंसर जो है दे नहीं पाते हम, या फिर हमारे को सवाल जो है वो समझ में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो कितना भी आपको इजी लगे कि 6 to 80 है, बट इसका जो सक्सेस रेट है, जो पासिंग परसेंटेज है, वो लगभग 10 से 12% ही रहता है सीटेट का। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चैप्टर का आज का जो नाम है वो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जो कि हम अशोक के चैप्टर के बाद वाले करने वाले हैं, जो कि 7th वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उसके बारे में, अशोक के बारे में। इसके आगे जो है हम 8 के अंदर पढ़ रहे हैं जो कि आज है। फिर 9, 10 ऐसे ही आगे भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। टाइमली वीडियोस जो है वो अपलोड की जा रही हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे पहले पेज की तरफ, जिसका नाम है, नाम नहीं है मतलब यहाँ पर आपको चीज़ें लिखी हुई हैं, नाम तो आपको पता चल गया है। इसको साइड करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या बातें इसमें जो है बताई गई हैं। जैसे इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, एक एक पॉइंट जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो आप पढ़ेंगे वो सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही है चीज़ें, और एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं ये। आप नोट्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। ठीक है, तो इस महाद्वीप, इसका मतलब जो भारत उपमहाद्वीप है इसकी बात हो रही है कि इस उपमहाद्वीप के अंदर या महाद्वीप के अंदर लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। लोहे का प्रयोग कब हुआ है? 3000 साल पहले शुरू हुआ है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सब कुछ जो है सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजारों और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, महापाषाण के जो कब्र थे, जो सबसे बड़ा टाइम था ओल्ड स्टोन एज का। ठीक है, वहाँ पे जो कब्र थी उसके अंदर जो लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन इस महाद्वीप के अंदर लोहे का प्रयोग जो है वो 3000 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में, यानी इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये 3 तरह के लोग जो हैं वो कौन थे और उनका नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए, तमिल के क्षेत्र में बड़े भू, जो भाई बहुत बड़े जमींदार हुआ करते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, जो तमिल क्षेत्र में बहुत बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, जमींदार वगैरह जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है ज़मीनें हुआ करती थी, उनको क्या बोला जाता था? वेलम्मा। क्या बोला जाता था? वेलम्बा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जाता था? वेलम्मा। तो वेलम्बा किस तरह के लोग थे ये आपसे पूछा जाएगा। तो वेलम्बा किस तरह के लोग थे भाई? तो वेलम्बा तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों का नाम था। ठीक है, उनको कहा जाता था। जो साधारण हलवाहे होते थे उनको उनवार कहते थे, और जो भूमिहीन मजदूर होते थे या दास होते थे, ठीक है, जो भूमिहीन मजदूर थे, दास थे, कड़ेसियार थे, ये सभी को क्या कहते थे? अधिमाई। क्या कहते थे? अधिमाई। तो 3 तरह के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे कि 3 तरह के लोगों के नाम जो है आपसे पूछे जाए, जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तीनों तरह के आपके लोगों के जो है नाम याद आपको रखने हैं कि बड़े भूस्वामी जो थे उनका नाम क्या था? वेलम्मा। क्या नाम था उनका? वेलम्मा। क्या नाम था सर? वेलम्मा। और साधारण हलवाहे जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनवार। उनको क्या कहा जाता था? उनवार। और भूमिहीन मजदूर जो थे, जो दास थे, जो कड़ेसियार थे, जो
ये सभी क्या थे, ये अधिमाई कहलाते थे। तो तीन तरह के जो लोग हैं ना, इनका आपको नाम जो है याद रखना है कि ये तीनों तरह के लोग जो हैं वो कौन है। ठीक है, तो एक हो गया वेलम्मा, दूसरे हो गए उनवार, तीसरे हो गए अधिमाई। तीनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा आपको। इस एक पेज पे चार क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। एक तो लोहे का प्रयोग कब हुआ था, 3000 साल पहले, और तीन तरह के जो हैं वो लोग कौन से हैं। तो ये तीन तरह के लोग आपसे किसी भी प्रकार से जो है पूछे जा सकते हैं, एक एक नाम देके या चाहे कैसे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक का मतलब क्या होता है, जो गांव का प्रधान होता है। गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं, जो एशियन जो चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है तमिल का, जो सबसे पुरानी पुरानी किताबें जो लिखी गई हैं वहां पर, उनको क्या कहा जाता है, संगम साहित्य। इनकी रचना जो है करीब 2300 साल पहले की गई थी। ये हर एक पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी से बनाए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर अगर कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, पलट के देख लीजिएगा, आपको सवाल जरूर मिलेगा। एक भी वीडियो आपको छोड़नी नहीं है इस बार की खास करके। ठीक है, और एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं करना कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है, नहीं आएगा। समझे, 90 नंबर लाने होते हैं, उसमें भी हालत खराब हो जाती है, केवल इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि हमें तो सब आता है। समझे, देश के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी हिस्सा कौन सा है देश का भाई, ऊपर की तरफ। ठीक है, हमारी कंट्री का उत्तरी हिस्सा क्या है, नॉर्दर्न हिस्सा कौन सा है, ऊपर की तरफ। तो वहां का गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। और तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, जिनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, अगले पॉइंट में क्या बताया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। कौन से युग के, संगम युग के। ठीक है, हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने जो हैं वो आहत सिक्के हुआ करते थे। ये आपसे पूछा जाएगा, सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, तो आहत सिक्के थे। अब ये आहत सिक्के लगभग 500 साल चले थे। ये आहत सिक्के क्या थे, लगभग 500 साल चले थे काफी अच्छे से। अब आहत सिक्कों में ना एक चीज थी, देखिए अभी समझिएगा। सोना या चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत मतलब होता है, आप आजकल जो आप सिक्के देखते हैं ना, उसके ऊपर पिक्चर्स बने होते हैं, वो खुदे हुए होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं या बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, उसी को आहत सिक्के कहते हैं। इसी प्रकार के सिक्कों को क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। तो सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, आहत सिक्के थे। आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के। कितने साल तक चले, लगभग 500 साल तक चले। यहां से आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पलट के देख लीजिएगा कोई भी सवाल उठाकर। ठीक है, तो आहत सिक्के किस प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, जिसके ऊपर जो है उभरे हुए अक्षर आपको देखने को मिलते थे, या आकृतियां जो है उभरी हुई आपको देखने को मिलती थी। इस प्रकार के सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिले होंगे कि ग्राम भोजक क्या है, संगम साहित्य का जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है या किसकी प्राचीनतम रचना है, तो तमिल की प्राचीनतम रचना है। और कितने साल पहले जो है इसकी रचना की गई है, लगभग 300 बीसी। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, नगर मथुरा 25 साल से भी ज्यादा समय में एक, सॉरी ये 25 नहीं, 2500 साल है ये। ठीक है, ठीक है सर, नगर की बात हो रही है, नगर। तो मथुरा एक नगर है, आपको पता है आज के टाइम में कहाँ है मथुरा, यूपी के अंदर है। तो मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ठीक है, यानी उस टाइम पर जो है 2500 साल, आज से 2500 साल पहले आप अगर आप जाते हैं, तो वहां से लेकर के आज तक मथुरा जो है एक इंपॉर्टेंट सिटी रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। भाई जिस भी जगह से यातायात जो है, लोग आते जाते बहुत ज़्यादा हैं व्यापार के लिए चाहे घूमने के लिए, तो वो जो एरिया होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, इसमें से एक रास्ता जो था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, और दूसरा जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था। तो भाई आपको देश के किसी भी हिस्से में जाना पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में जाओगे, चाहे पूरब में जाओगे, चाहे क्या कहते हैं दक्षिण में जाओगे, तो आपको मथुरा होकर के जाना पड़ता। तो इसीलिए क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह हो गई थी, और अभी भी है। ठीक है, ठीक है सर।
आगे देखिए शहर के चारों ओर जो थी वो किलेबंदी की गई थी और इसमें अनेक मंदिर बनाए गए थे। भाई वो हिस्सा जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं तो वहाँ पर किलेबंदी वगैरह करवाई ही जाती है, क्योंकि वो हिस्सा डेवलप हो जाता है। आपके किसी भी एक एरिया से जहाँ पर यातायात बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रेड रूट है वो पूरा का पूरा, तो वहाँ पर आप देखेंगे वो एकदम चकाचौंध एरिया होता है, वो सब कुछ बेस्ट होता है वहाँ पर। तो मथुरा उन्हीं में से एक जगह था। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको ऊपर मथुरा के बारे में बताया और मथुरा इतनी इंपॉर्टेंट थी इसीलिए कुषाणों ने क्या करा था, इस पर इसको अपनी राजधानी बनाई थी, तो दूसरी राजधानी थी। ठीक है, मथुरा में प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है सर, तो यहां से आपको एक सवाल मिला जो कि क्या है ये वाला, कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी मथुरा। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा को जो है कुषाणों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तो ये आपको देखने को मिल गया होगा। यहाँ पर आगे देखिए एक वर्ड आता है अरिकामेडु, एक वर्ड आता है अरिकामेडु। तो देखिए अरिकामेडु क्या था। अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले, यानी आज से 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन कहते हैं पोर्ट वाले एरिया को जहां पर जहाजें जो है वो आ करके रुकती है और सामान वगैरह उतारते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, पत्तन। ठीक है, तो देखिए अरिकामेडु क्या था, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भाई कोई भी एक एरिया जहाँ पर दूर दूर देशों से जहाज आ रही हैं, अब जहाज के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना कि 3 किलो चीनी या 5 किलो चीनी लेकर के आते हैं। जहाज के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा सामान आता है। ठीक है, और जहाज से जब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसको कार्गो कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्गो। ठीक है, तो भाई वहां पर अगर कोई एक पोर्ट में इस तरह के सामान उतरेंगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उतरती हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गोदाम तो बनाना पड़ता है ताकि उसको रखा जाए। तो अरिकामेडु बेसिकली क्या था, तो अरिकामेडु जो है वो एक पत्तन था। और पत्तन किसे कहते हैं, जहां पर जहाज आकर के रुकती हैं और अपना सामान उतारती हैं। ठीक है, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। यानी इस जगह पर, किस जगह पर, अरिकामेडु में एम्फोरा जैसे जो है पात्र मिले हैं। पात्र बोले तो बर्तन, जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। यानी कि ऐसे जो है वेसल्स, या ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ऐसे जो वो कहते हैं ना बर्तन, जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हों। जैसे ये कोई बर्तन है, इधर भी हत्था लगा हो पकड़ने के लिए, इधर भी हत्था लगा हो पकड़ने के लिए, हैंडल। इस ऐसे पात्र को एम्फोरा कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा बर्तन हो आपके पास और बर्तन के दोनों तरफ अगर पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फोरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पात्र हमारे को कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो अरिकामेडु में। सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अरिकामेडु क्या था या नहीं था, सवाल ये पूछा जाएगा कि एम्फोरा जैसे जो पात्र हैं वो किस जगह से मिले हैं, तो वो अरिकामेडु से मिले हैं। ठीक है, यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एक और तरह के बर्तन मिले हैं जिसको क्या बोलते हैं, एरेटाइन। एरेटाइन का मतलब मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन, लाल कलर के जिसके ऊपर मोहर लगे हों और वो चमक रहा हो काफी ज्यादा, तो ऐसे बर्तन को क्या बोलते हैं, एरेटाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो यहाँ पर दो तरह के आपको बर्तन देखने को मिले हैं, एक है एम्फोरा, दूसरा है एरेटाइन। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बर्तन जिनमें दोनों तरफ से हत्थे लगे होते हैं पकड़ने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एम्फोरा। और ऐसे बर्तन जिस पर मोहर लगे होते हैं और वो लाल कलर के चमकदार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरेटाइन। ठीक है, एरेटाइन नाम जो है वो इटली के एक शहर एरेटाइन के नाम से ही इसका नाम एरेटाइन पात्र या एरेटाइन बर्तन पड़ा था। ठीक है, तो अरिकामेडु क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो छोटा सा चैप्टर था, छोटे छोटे चैप्टर ही हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती हैं। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर ही आने दीजिए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, और लाइन वाइज आप पढ़िए ताकि आपको समझने में काफ़ी सरलता हो। ठीक है, हमारी कोशिश यही है कि ईजिली आप समझ जाए उन चीज़ों को। और एनसीईआरटी बेस्ड बनाने का मतलब ही यही है कि कभी भी आपके जो आप इन फ्यूचर भी कभी सीटेट का एग्जाम देंगे तो ये चीज़ आपके बिल्कुल काम आने वाली है, क्योंकि कोई कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट्स कह सकते हैं या वटेवर कुछ भी कह सकते हैं। और इसके अलावा भी प्लेलिस्ट में चीज़ें हमारे अवेलेबल हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं जो हमने पहले भी बना रखी हैं। तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, अभी भी देखने को मिल जाएंगी। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए कि बस आपका मन चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों का क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ा। जैसे कि लोहे का जो प्रयोग है इस महाद्वीप में कितने साल पहले हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले हुआ।
ठीक है। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई 3000 साल पहले तो लोहे का प्रयोग हुआ है और पहले के कब्रों में लोहे के औजार कैसे मिल गए। ठीक है, वहां पर औजार मिले हैं लेकिन लोहे का जो है प्रयोग वो 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है कि नहीं। और यहाँ जो 3 व्यक्ति के नाम थे, वेलम्मा, उनवार और अधिमाई, ये आपको ध्यान रखना है कि वेलम्मा किसे बोलते हैं। तो तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे, जो बड़े जमीनों के मालिक थे, उनको वेलम्मा बोलते हैं। जो साधारण हलवाई थे उनको उनवार कहते हैं। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं थी अपनी, जो दास थे, इन सभी को क्या बोलते हैं, अधिमाई कहते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही सवाल में पूछे आपसे जाएंगे और गए भी हैं। गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है, ग्राम भोजक। और तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को क्या बोला जाता है, संगम साहित्य। इनकी रचना कब हुई थी, तो 2300 साल पहले या 300 बीसी। ठीक है। और पुरातत्वविदों को इस युग से हजारों सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे, तो आहत सिक्के। कितने साल तक चले थे, 500 साल तक चले थे। ठीक है। और मथुरा के बारे में क्या बताएगा कि भाई मथुरा तो 2500 साल से ज्यादा समय से क्या है, एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि ये यातायात और व्यापार का मुख्य रास्ता था। ठीक है, एकदम उसके बीचों बीच जो है स्थित था, सिचुएटेड था। और कुषाणों ने इसको अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है। और अरिकामेडु क्या है, तो अरिकामेडु एक पत्तन है, एक पोर्ट है, जहाँ पर बड़े दूर दूर से जो है जहाज आया करते थे और अपने सामानों को उतारा करते थे। और यहीं से हमारे को एम्फोरा और एरेटाइन जैसे पात्र देखने को मिले हैं। एम्फोरा पात्र जो है वो कैसे होते हैं, इनमें तरल पदार्थ को रखा जाता है। तरल मतलब लिक्विड वाले। ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो कोई कहता है भाई इसमें शराब रखी गई थी, कोई कहता है इसमें तेल रखा गया था, क्योंकि दूर दराज देशों से तेल भी आते हैं। ठीक है। और एरेटाइन किस प्रकार के पत्थर बर्तन थे, तो ये लाल चमकदार मोहर लगे बर्तन थे। ठीक है, ये आपको देखना है और इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल गए होंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे खुद से भी। और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और टाइम पर मिल सके। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हो गया उसके बाद आप शेयर कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आपको पता है क्या करना है। और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पीडीएफ्स, नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं बड़ी, और बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, जो आपकी सीडीपी वगैरह की होती हैं वो भी बुक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। चलते हैं सीधा हमारे पहले पेज की तरफ, जो कि ये था हमारे सामने। तो ये जो चैप्टर था हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 8, वीडियो नंबर 8, वटेवर आप जो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये था हमारा हिस्ट्री का। और प्रॉपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होंगे, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो आप वीडियोस देखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लगातार वीडियोस आती रहेंगी, एकदम टाइम पर आती रहेंगी। और हमारी पूरी कोशिश है, और जिस प्रकार से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, वीडियोस आपके लिए दी जो है अवेलेबल करवाई जा रही हैं, एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी आप जो है एमसीक्यूज करते रहिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप देखिए उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं उसमें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट है, उसको करते रहिए। 300 से 400 क्वेश्चन है लगभग, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।